हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो देखो, सपोज करो अगर हमारे पास अर्थ की बात करें, सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमने अर्थ कंसिडर कर लिया। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो अर्थ है वो क्या है, बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स का से बनी हुई है। जो अर्थ है ये हमारी अर्थ, ये अगर हमारी अर्थ है तो ये बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स से बनी है, जिसका जो सबसे छोटा शेल है वो कहाँ पर है, उसके सेंटर पर। सबसे छोटा जो स्फेरिकल शेल है वो कहाँ पर है, सेंटर पर। और जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बड़ा शेल है वो कहाँ पर है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप हमने क्या कंसिडर किया, स्फेयर। तो वो जो स्फेयर है वो हमने क्या कंसिडर किया, वो बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स से मिलकर बना है। एक स्फेयर, फिर उसके अंदर स्फेयर, फिर उसके अंदर स्फेयर, इसके स्फेयर, ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स से मिलकर बनी है हमारी अर्थ। तो अब अगर कोई मास कहाँ पर है, आउटर अर्थ के बाहर, आउटर मोस्ट सेल के अगर बाहर है, सपोज करो मास यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर कोई मास है तो अर्थ के अंदर जितने भी शेल्स है, अर्थ के अंदर जितने भी शेल्स है वो क्या करेंगे, इस मास पर फोर्स अप्लाई करेंगे। हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर एक शेल है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक शेल, ऐसे बहुत सारे शेल है, तो एक यहाँ का एक शेल कंसिडर कर लिया। तो ये जो शेल है ये क्या करेगा, अर्थ पर फोर्स अप्लाई करेगा। इसके बाहर जो शेल है वो भी अर्थ पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। तो इस शेल में अगर यहाँ पर कोई मास है तो वो इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इसी के सिमेट्रिक इस साइड अगर कोई मास है तो वो भी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये मास इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये मास इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और ये एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमने क्या किया, ये जो फोर्स था इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी टाइप से ये वाला जो फोर्स है इस फोर्स को भी हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। इस डायरेक्शन में आएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो ये दोनों जो कंपोनेंट्स है, ये दोनों कंपोनेंट्स तो क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ बचेंगे हमारे कौन से कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स सेंटर। हमने क्या कहा, यहाँ पर एक मास, यहाँ पर एक मास, दोनों मास हमने कंसिडर कर लिए सेम है। ये मास इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। ये मास इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेंगे सिर्फ कौन से, वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट। तो इस टाइप से इस यहाँ पर बहुत सारे शेल है, बहुत सारे शेल पर बहुत सारे हम मास कंसिडर कर सकते हैं। तो सभी मासेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ कौन से बचेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, जो सभी किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स सेंटर। इसलिए हम ये कंसिडर करके चल सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ का टोटल मास कहाँ पर है, एट द सेंटर, अर्थ के सेंटर पर है, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसलिए हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो अर्थ का टोटल मास है वो कहाँ पर है, उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो यूज़ करते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस मेजर करते हैं। क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि हम क्या कंसिडर करते हैं कि उस पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल मास कहाँ पर है, उसके सेंटर पर है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल मास कहाँ पर, उसके सेंटर पर। इसलिए दो ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, तो कौन सा डिस्टेंस मेज़र करते हैं, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि अगर अर्थ के बाहर कोई मास है तो उस मास पर अर्थ फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, उस अर्थ का पूरा मास उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो सेंटर टू सेंटर मेज़र करेंगे। अब ये बात तो हो गई कब, जब हमारा कोई मास अर्थ से बाहर हो। अर्थ से बाहर मतलब इन सभी शेल्स से बाहर। लेकिन अगर कोई मास
अर्थ के अंदर रखा हुआ है, कोई मास कहाँ पर है, अगर अर्थ के अंदर रखा है, अगर कोई मास अर्थ के अंदर है तब क्या होगा कि फिर से हमने कंसिडर किया कि ये जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये उसका सेंटर है, और कोई मास यहाँ पर रखा है आर डिस्टेंस दूर, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, हमने कंसिडर कर लिया अर्थ का रेडियस कितना है, आर ए, और अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कोई मास रखा है, तो ये जो मास है ये मास अब कहाँ आ गया, अर्थ के अंदर। तो अगर ये मास अर्थ के अंदर आ गया तो अब क्या होगा, फिर से हम इस आर रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे, हमने फिर से क्या किया, आर रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया। अब इस मास पर सिर्फ ये जो आर रेडियस वाला है वही अर्थ क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, इसके बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या करेगा, ये बाहर वाला पोर्शन कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ऐसा क्यों, क्यों देखो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सपोज करो ये हमारा बाहर वाला, ये हमारा क्या है, बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा छोटा इसको छोटा करके बना दिया कि ये जो है ये हमारा बाहर वाला पोर्शन, ये पॉइंट यहाँ पर है हमारा मास, और इस मास के आउटर ये अंदर वाला और ये बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन क्या करेगा, सपोज करो हमारा मास यहाँ पर है, तो मास यहाँ पर है तो ये ऊपर वाला इस डायरेक्शन में, यहाँ का एलिमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ का एलिमेंट इस डायरेक्शन में, और यहाँ का एलिमेंट इस डायरेक्शन में अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो इतना पोर्शन ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और इतना पोर्शन नीचे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट रहेंगे, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कैसे इक्वल और अपोजिट, देखो यहाँ से यहाँ तक का इतना जो मास है वो मास ज़्यादा है, तो ये जो डिस्टेंस है इस मास और इस मास, इन मासेस के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है तो फोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन, इस अगर ऊपर वाले में पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ का मास कम है तो फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन इस मास और इन मासेस के बीच का डिस्टेंस भी कम है, तो डिस्टेंस कम होने से फोर्स फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो ऊपर वाली कंडीशन में क्या है, मास कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, और नीचे वाली कंडीशन में मास ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इसलिए जितना ऊपर वाला फोर्स रहेगा उतना ही नीचे वाला फोर्स रहेगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस को भी इंक्रीज़ किया और मास को भी इंक्रीज़ किया, तो फिर से उनका रेशो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मास को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स इंक्रीज़ होगा, लेकिन डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स डिक्रीज़। तो जब मास इंक्रीज़ हुआ तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से फोर्स चेंज नहीं हुआ। जब मास कम हुआ तो डिस्टेंस भी कम हो गया, तो जिसकी वजह से फिर से फोर्स चेंज नहीं हुआ। ऊपर वाली चेंज वैल्यू जब इंक्रीज़ होती है तो इधर वाली वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, नीचे वाली वैल्यू जब इंक्रीज़ होती है तो इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए हमने क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के रेडियस के अंदर है, अर्थ के अंदर है, तो उस ऑब्जेक्ट के उस मास के बाहर वाला जो पोर्शन रहेगा अर्थ का, वो पोर्शन कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ कौन सा पोर्शन फोर्स अप्लाई करेगा, उसके अंदर वाला पोर्शन। तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो अर्थ है उसका डेंसिटी कितनी है, रो, अर्थ की डेंसिटी कितनी है, रो, और उसकी सभी जगह पर डेंसिटी सेम है, और अर्थ की रेडियस कितनी है, RE। तो मास ऑफ अर्थ उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ME। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इस अर्थ का शेप कैसा है, स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो r क्या रहती है, रेडियस, तो अर्थ की रेडियस क्या है, RE, तो 4/3 पाई RE क्यूब। तो ये आ गया अर्थ का वॉल्यूम, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी से। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या आ गया हमारे पास, मास। इसको हमने दे दिया इक्वेशन। यहाँ से हम देखो ये R क्यूब इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास ME अपॉन RE क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 पाई रो। ये RE क्यूब इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में आ गया। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, 4/3 पाई रो की वैल्यू निकाल ली। अब
जब मास इस पॉइंट पर रखा है, इस पॉइंट पर रखा है, तो सिर्फ इतना पोर्शन ही क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो सिर्फ इतने पोर्शन का मास हमने कंसिडर कर लिया mr, और डेंसिटी तो वही रहेगी क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया, अर्थ की पूरी डेंसिटी सेम है, तो इस पोर्शन की डेंसिटी भी कितनी रहेगी, रो। तो अब इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, mr। वही मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास क्या है, mr। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, 4/3 पाई r क्यूब। इसका रेडियस कितना है, r, इंटू डेंसिटी कितनी है, रो। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो हमें पता है ये जो इतना अर्थ है, इतना अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, F = G स्मॉल m कैपिटल MR अपॉन r²। ये वैल्यू रहेगी। हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर ये जो मास रखा है, जो ऑब्जेक्ट रहा है उसका मास कितना, स्मॉल m। तो G m1 m2 अपॉन r², मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमारे पास mr की वैल्यू है, कितनी है mr की वैल्यू, 4/3 पाई r³ रो। तो mr की स्पेस पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो F = कितना आ जाएगा, G स्मॉल m, mr की स्पेस पर उसकी वैल्यू 4/3 पाई r³ रो अपॉन r²। हमने क्या किया, 4/3 पाई r³ रो, 4/3 पाई r³ रो, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इस r² से r की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ r की कितनी पावर बचेगी, 1। 3 पावर थी, तो 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, कितनी बची, 1 पावर। तो r की पावर सिर्फ बची 1 बची, मतलब सिर्फ r बचा। तो अब हमारे पास F = क्या आ गया, G स्मॉल m 4/3 पाई रो r। क्या किया मैंने, रो को पहले लिख दिया और r को बाद में लिख दिया। देखो अब लाइन हमें तो पता है 4/3 पाई रो किसके इक्वल है, me/r⁴। तो 4/3 पाई रो, इसकी स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, me/r⁴। तो लिख देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये हम किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अभी डायरेक्शन की बात नहीं की। तो कितना हो जाएगा, G स्मॉल m, इसकी स्पेस पर क्या लिखेंगे हम, me/r⁴ इंटू r। तो ये आ गया हमारा फोर्स ड्यू टू मास ऑफ mr, कि mr जो मास है उसने कौन सा मास लिया, mr मास कितना फोर्स अप्लाई करेगा, G स्मॉल m me/r⁴ इंटू r। अब अगर जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर रखा है, तो जो r है वही किसके इक्वल रहेगा, re के इक्वल। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, अर्थ के सरफेस पर, तो ये जो रेडियस है ये अर्थ की रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो इस r की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, re। तो F = क्या आ जाएगा, G स्मॉल m me/re अपॉन re³। तो ये re से re की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो re सिर्फ क्या बचेगा, स्क्वायर। re क्या था, क्यूब। इस re की स्पेस पर हमने इस r की स्पेस पर कैपिटल re लिखा। तो हमारे पास क्या बचा, ये पावर 3 थी, पावर 3 से एक पावर कैंसिल हो गए, तो सिर्फ पावर कितनी बची, 2। तो F = क्या आ गया हमारे पास, F = आ गया G स्मॉल m कैपिटल me अपॉन re²। तो ये फोर्स कब अप्लाई होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, अर्थ के सरफेस पर। अब ये स्मॉल m इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, F अपॉन m = G कैपिटल me अपॉन re², ये वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन हमको तो पता है, क्या पता है कि जो F है वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स = मास इंटू एक्सिलरेशन। और एक्सिलरेशन कौन सा एक्सिलरेशन रहेगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए एक्सिलरेशन की स्पेस पर हमने क्या लिख दिया, g। ये कौन सा एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये m इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास F अपॉन m = क्या आ जाएगा, g। मतलब हम
एफ अपॉन एम की स्पेस पर क्या लिख सकते हैं, जी, तो इस एफ अपॉन एम की स्पेस पर क्या लिख देंगे, जी। तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू कितनी आई, कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब देखो जी की वैल्यू तो हम मेज़र कर ही सकते हैं, कैपिटल जी तो केवेंडिश ने मेज़र कर ही लिया था। एम ई अर्थ का भी सपोज करो हमें मास नहीं पता है, और रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, दो जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई इज मास ऑफ अर्थ, एंड आर ई व्हाट इज आर, आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब ये वैल्यू फाइंड आउट की थी तब तक अर्थ का रेडियस तो पता था, जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते थे, पता कौन सी वैल्यू नहीं थी, कैपिटल जी और एम ए। फिर केवेंडिश ने क्या किया, केवेंडिश ने कैपिटल जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। केवेंडिश ने क्या किया, कैपिटल जी की वैल्यू भी फाइंड आउट करी। तो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई, कैपिटल जी की वैल्यू आ गई, आर ए की वैल्यू आ गई। इन सभी वैल्यूज़ को जब हमने सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम एम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एम ए की वैल्यू। एम ए की वैल्यू मतलब अर्थ का मास निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि केवेंडिश वेटिंग द अर्थ, कि केवेंडिश ने क्या किया, अर्थ का वेट किया, कि उसको अर्थ को वेट किया कि अर्थ का वेट कितना है। तो वेट किया मतलब ये नहीं है कि एक वेटिंग मशीन लिया, एक वेटिंग स्केल लिया, उसके ऊपर अर्थ को रख दिया और उसका वेट किया। केवेंडिश ने अर्थ का वेट किया, इसका मतलब क्या है कि जी और आर ए की तो वैल्यू पहले से पता ही थी। केवेंडिश ने कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट की तो उसकी वजह से किसकी वैल्यू भी आ गई, एम ई की वैल्यू भी हमें पता चल गई। तो एम ई की वैल्यू पता चल गई मतलब अर्थ का मास हमें पता चल गया। ठीक है, तो क्या था हमारा टॉपिक, हमें कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, अर्थ के रेडियस के अंदर, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, तो हमने कहा कि जो अर्थ है, इस पूरी अर्थ का मास कितना होता है, मास इज इक्वल टू किसी भी स्फेयर का मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। किसी भी चीज़ का अगर मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। स्फेयर है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की स्पेस पर आर ए लिखा क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, आर ए क्यूब इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में, तो 4/3 पाई रो की वैल्यू निकाल ली। इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस वाले पोर्शन का अगर मास निकालना है तो फिर से वही, ये वाला पोर्शन का मास हमने कंसिडर कर लिया एम आर, वो फिर से कितना रहेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आर क्यूब फिर से इधर मल्टीप्लाई में है, या यूँ किया हमने कि ये तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये जो इतना पोर्शन है वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो जी एम कैपिटल एम आर अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, एम आर की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, सिर्फ कितना बचा 1 आर, इस रो को इधर लिख दिया। लेकिन 4/3 पाई रो की वैल्यू तो हमारे पास है, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि इतना पोर्शन कितना फोर्स अप्लाई करेगा। फिर अगर हमें यह फाइंड आउट करना है कि पूरी अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करेगी, तो उसके लिए ये जो आर है वो पूरे अर्थ के रेडियस के इक्वल रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, आर की स्पेस पर आर ए लिख दिया। आर ए से एक आर ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया, कैपिटल जी स्मॉल एम एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। फिर हमें अगर स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो स्मॉल एम इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में, एफ अपॉन एम ही किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमने कहा कि हमें जी स्मॉल जी कैपिटल जी और आर ए की वैल्यू तो पता है, तो हम अर्थ का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा कि जी की वैल्यू किसने बताई थी, केवेंडिश ने बताई थी। इसका मतलब केवेंडिश ने क्या किया, अर्थ का वेट किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।